नमस्कार दोस्तों। क्या, कब, कहा और कैसे, सबसे पहला वीडियो मैंने बनाया था डेट्स को लेकर के, तिथियों को लेकर के, ईसवी सन ईसा पूर्व की जो बेसिक जानकारी है उससे आपको मैंने अवगत करवाया। अब इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं और जो पहला टॉपिक है, लोग कहां रहते थे। जैसे मैं पढ़ाऊंगा यहां पर आपको साइड में मैप डिस्प्ले होता रहेगा संबंधित जानकारी का, तो आप उसको भी ध्यान से देखना है और जो मैं यहां लिखवाता हूं उसको नोट्स करते रहना है। लोग कहां रहते थे, तो जो आरंभिक मानव था उसको या उसके रहने के जो प्रमाण मिले वो गुफाओं में मिले। और जो प्रारंभिक जो गुफाएं थी, जिसमें भीमबेटका मध्य प्रदेश की गुफा का नाम सबसे पहले लिया जाता है और उसी से संबंधित हम ये टॉपिक शुरू कर रहे हैं। तो जो सबसे पहले जो मानव के रहने के प्रमाण मिले हैं, लोग कहां रहते थे, तो इसके अंदर दोस्तों नर्मदा नदी के आसपास। तो देखिए आपको चित्र में नर्मदा नदी वाला जो मैप डिस्प्ले हो रहा है, नर्मदा नदी ये मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से इसका उद्भव होता है, निकलती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकल करके इसके बाद में गुजरात में बहती है और गुजरात में बह करके सीधा ये अरब सागर में खंबात की खाड़ी के माध्यम से गिरती है। ये इसका रास्ता है। अब देखिए चित्र के अंदर आपको नजर आ रहा है कि जो नर्मदा नदी है वो अमरकंटक से निकल करके सीधा यहां पर, और ये देखिए मान लीजिए अरब सागर, ये है आपकी नर्मदा। इसी तरह से वहां पे बताया गया ये मैप, जिसके अंदर देखो ये लाल लाइन से इसका रास्ता बताया है मैंने। इसके अंदर ये आपका अरेबियन सी है, अरब सागर है। इसके सहारे सहारे मानव ने रहना शुरू किया होगा। और जो रायसेन जिला है वहां पर एक गुफाओं के प्रमाण मिले हैं, जगह का नाम है भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की जो गुफाएं मिले हैं वहां पर पता चला है कि आरंभिक मानव यहां रहता होगा। आरंभिक मानव कहां रहता था, इसका पहला प्रमाण हमने, आपका जो सिलेबस बता रहा है नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी के आसपास जो आदमी रहता था वो कैसा था, वो आरंभिक मानव था। आरंभिक मानव, और आरंभिक मानव कैसा था, वो था आखेटक। आखेटक का मतलब होता है बेटा शिकारी, जो जानवरों का शिकार करके अपना जीवन बसर करता था, मारता था जानवरों को। लेकिन उसके बाद में आखेटक हो गया। अब आखेट शिकार किसका करता था, वो जानवरों का शिकार करता था, जानवरों का शिकार। लेकिन उसके बाद में उसने कुछ चीजों को इकट्ठा करना शुरू किया, इसलिए उसको कहा गया संग्राहक। संग्राहक। अब किसका संग्रह किया उसने, चीजों को इकट्ठा किया। अब इकट्ठा किया, क्या क्या इकट्ठा किया होगा, जैसे फल, जड़ें और अन्य वस्तुएं, जिसके अंदर शहद भी हो सकता है, जिसके अंदर फूल भी हो सकते हैं, जिसके अंदर अन्य कंद जो उस समय जंगल में उसको मिलते होंगे, ये सारी चीजें उसने इकट्ठी की होगी। इसलिए जो आरंभिक मानव था, जहां हम नर्मदा नदी के आसपास उसके प्रमाण ढूंढते हैं, उसको नाम दिया गया सम्मिलित रूप से आखेटक संग्राहक। इस शब्द को आप आरंभिक मानव के लिए इस्तेमाल करेंगे। आगे जो चैप्टर आएंगे उसमें आपको इसको विधिवत रूप से ध्यान रखना है।
जो आरंभिक मानव था, जो मैप में आपने साइट देखी है नर्मदा नदी जहां से अमरकंटक से निकल करके अरब सागर की तरफ बढ़ रही है, बीच के अंदर ऐसे कई स्थान मिले हैं जहां कौन रहता था, जहां रहता था आरंभिक मानव, जिसको नाम दिया गया है आखेटक संग्राहक। जो स्थान मैंने बताया आपको उसमें बहुत महत्वपूर्ण है, आगे के चैप्टर्स में हम इसका जिक्र करेंगे। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश, ये आपको पता रखना है। आरंभिक मानव आखेटक था, शिकारी था और संग्राहक था, चीजों को इकट्ठा करता था। क्या क्या इकट्ठे करता था? फल, जड़ें, अन्य वस्तुएं, शहद, फूल और अन्य कंद जो उसको जंगल में मिलते थे। इससे हमने देखा, एक नदी के बारे में हमने जानकारी हासिल की जो मध्य प्रदेश से निकलती है, गुजरात होते हुए अरब सागर में मिलती है। इसी नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश और गुजरात में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी यदि मैं कह दूं तो अतिशक्ति नहीं होगी। लोग कहां रहते थे, इस टॉपिक का पहला पड़ाव मैंने पार कर लिया है। लोग कहां रहते थे? लोग गुफाओं में रहते थे, नदियों के किनारे रहते थे, लेकिन वो कौन थे? आखेटक संग्राहक थे। अब मैं आपको लोग कहां रहते थे कि दूसरी जगह पर लेकर चलता हूं, इसको लिखिए आप। देखो बेटा, लोगों के रहने की जो आरंभिक मान्यता, उसके रहने की जो दूसरी जगह आपका सिलेबस डिसाइड कर रहा वो है सुलेमान और कीर्तन पहाड़ियां। आप मैप में देख सकते हैं, सुलेमान और कीर्तन पहाड़ियां उस समय भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा थे, लेकिन वर्तमान भारत का हिस्सा नहीं थे। देखिए, मैं आपको कच्चे चित्र से, मानचित्र के अलावा देखिए बता देता हूं। मान लीजिए आपको चित्र में नजर आ रहा है इस तरह से, यहां पर ये पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान। तो ये जो सीमा है, ये वाली जो सीमा है सुलेमान और कीर्तन पहाड़ियां, और यहां पर कोई ऐसा स्थान था जहां पर आरंभिक मानव रहता था, लेकिन उसकी उपलब्धि क्या थी? देखिए, पहले के अंदर देखा हमने कि आरंभिक मानव जो है आखेटक और खाद्य संग्राहक था। वो शिकार भी करता था और चीजों को इकट्ठा करता था। ये जो स्थान है जो आपको मैप में नजर आ रहा है, बढ़िया से मैप के अंदर आपको दिख रहे हो, अफगानिस्तान की तरफ जो यहां पर जो मैंने पॉइंट लगाया वहां पर भी आपको बिंदु मिल रहा है। ये एक ऐसा स्थान था जहां पर मानव ने सबसे पहले खेती करना और पशुओं को पालना, पशुपालन करना सीखा। तो सुलेमान और कीर्तन पहाड़ियां, यहां ऐसे स्थानों के प्रमाण मिले हैं। ऐसे स्थानों के प्रमाण का मतलब है सबूत मिले हैं। ध्यान देना, यहां ऐसे स्थानों के प्रमाण मिले हैं जहां जो आरंभिक मानव था, आरंभिक मानव ने सबसे पहले सर्वप्रथम क्या करना? खेती करना तथा जानवरों को पालना, जिसको पशुपालन कहा गया है। जानवरों को पालना सीखा या शुरू किया सबसे पहले यहां पर। इसलिए एक जगह का नाम मुझे याद आ रहा है, यहां पर एक जगह है मेहरगढ़, जहां पर व्यक्ति ने सबसे पहले, ये मेहरगढ़ पाकिस्तान में है और बिल्कुल इसी सीमा पर है, सुलेमान और कीर्तन पहाड़ियों की सीमा पर। तो मेहरगढ़ में जो पाकिस्तान में स्थित है, यहां पर व्यक्ति ने सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती की, ऐसे प्रमाण मिले हैं, और यहां पर पशुपालन करना सीखा। तो हम पढ़ रहे हैं लोग कहां रहते थे, उसका दूसरा पार्ट है सुलेमान और कीर्तन पहाड़ियां, जहां पर सबसे पहले खेती के और पशुपालन के, जानवरों को पालने के साक्ष्य मिले हैं। और खेती के अंदर गेहूं और जौ, दो अनाजों का सबसे पहले जिक्र आता है, और जगह उदाहरण के लिए बताई गई है मेहरगढ़। तो नर्मदा नदी से हम चल गए हैं उत्तर पश्चिम के अंदर, सुलेमान और कीर्तन पहाड़ियां जो आपको मैप में नजर आ रही है। दो पड़ाव हमने पार कर लिए। जानवरों के अंदर बहुत सारे जानवरों के नाम आते हैं, जैसे कि भेड़, बकरी,
जैसे कि गाय बैल, ये सारे नाम आप ले सकते हैं। इनको इन्होंने पालना सीखा, पालतू बनाया, तो खेती और पशुपालन करना सीखा। ये आरंभिक स्थान थे। नर्मदा नदी से हम सुलेमान और कीर्तन पहाड़ियों की तरफ बढ़े। अब हम तीसरे स्थान पर, जो सिलेबस में आपके दिया गया है, गारो पहाड़ियां भारत के उत्तर पूर्व की तरफ, और विंध्याचल पर्वतमाला जो भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है मध्य भारत के अंदर, उसका जिक्र करेंगे। लिखिए इसको, मैं आगे बढ़ता हूं। जो बताया गया है वो बताया गया है 2 स्थानों पर। एक तो आपके बताया गया है भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र, और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी जो ब्रह्मपुत्र के लगती हुई जो पहाड़ियां हैं, गारो पहाड़ियां। देखिए, उत्तर पूर्व की जो महत्वपूर्ण नदी है, उत्तर पूर्वी, जिसको आप पूर्वोत्तर क्षेत्र कहते हैं, वो नदी है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी ये नॉर्थ ईस्ट की, पूर्वोत्तर क्षेत्र की, उत्तर पूर्व की बहुत महत्वपूर्ण नदी है। यहां पर मैप में आप देख सकते हैं जो निशान किया हुआ है गारो पहाड़ियों का, और ब्रह्मपुत्र नदी जो निकल रही है सीधी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, आगे गंगा से मिलती है। इसके अलावा और जो आरंभिक मानव रहता था वो है विंध्याचल पर्वतमाला। विंध्याचल पर्वतमाला की बेटा ये विशेषता है कि यह भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है, लगभग 2 भागों में, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। और यहां से जो आरंभिक मानव है उसके प्रमाण मिले हैं। और ये वो क्षेत्र थे जहां क्या हुआ, सर्वप्रथम चावल की खेती की गई, या सर्वप्रथम चावल उपजाया गया। और चावल वहां होता है जहां पानी बहुत ज्यादा होता है, चावल के लिए पानी ज्यादा चाहिए, इसलिए ये वो क्षेत्र थे जहां पानी की कोई कमी नहीं थी। इसलिए जब पानी की कमी नहीं थी, वह आरंभिक मानव आराम से रहता था। विंध्याचल पर्वतमाला क्या विशेषता है, भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है, 2 बराबर भागों में। इसके पहले हमने देखा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र और उसके अंदर गारो पहाड़ियां, जहां से आरंभिक मानव के रहने के साक्ष्य मिले हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र की जो महत्वपूर्ण नदी है वो है ब्रह्मपुत्र नदी, आप मानचित्र में देख सकते हैं। लोग कहां रहते थे उसके 3 पार्ट। नर्मदा नदी का किनारा, उसका जो बहाव क्षेत्र था उसके आसपास, हमने भीमबेटका का उस समय जिक्र किया था। दूसरा सुलेमान और कीर्तन पहाड़ियां जो कि उत्तर पश्चिम के अंदर थी, और वहां पे मेहरगढ़ पाकिस्तान के अंदर जो सीमावर्ती क्षेत्र था सुलेमान और कीर्तन पहाड़ियों के रखा हुआ, उसका मैंने जिक्र किया था। तीसरा पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंदर गारो पहाड़ियां, महत्वपूर्ण नदी ब्रह्मपुत्र नदी, और अगर मध्य भारत में बात करें तो विंध्याचल पर्वतमाला के आसपास जहां पे पहले चावल उपजाया गया। ये वो क्षेत्र थे जहां आरंभिक मानव रहता था। तीनों के साथ मैंने आपको मानचित्र भी बता दिया। अब हम इस चले आगे चलते हैं। जो आरंभिक मानव था आखिर तक खाद्य संग्राहक था, वहां तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद में नदियों के किनारे एक नई सभ्यता का विकास हुआ जिसको हम सिंधु सभ्यता कहते हैं। और सिंधु सभ्यता के बाद में जब वो सिंधु नदी के पूर्व में बढ़ा तो वहां पर आर्य सभ्यता और महाजनपद नाम से एक नई व्यवस्था देखने को मिली। तो ये सब क्या था, आपको इतना बड़ा नहीं सोचना, आपको सिर्फ यहां पर अब जो अगला टॉपिक है कि सिंधु और गंगा नदी और इनकी सहायक नदियां। तो सबसे पहले तो सहायक नदी होता क्या है, जिसको आप ट्रिब्यूटरी भी कहते हैं, सहायक नदी। सहायक नदी वह नदी होती है, वह नदी या ऐसी नदी जो अपना जल किसी बड़ी नदी, जिसको आप मुख्य नदी भी कह सकते हैं, किसी बड़ी नदी जिसको आप मुख्य नदी भी कह सकते हैं, मुख्य नदी में गिराती है या उड़ेलती है, में गिराती है अथवा या
उड़ेलती हैं, इसको आप कहेंगे सहायक नदी। अब आपको जैसे चित्र से मैं बताना चाहता हूं, मान लीजिए ये मुख्य नदी है, ये मुख्य नदी जा रही है आपकी, ठीक है, और यहां पर इसके दक्षिण से आकर के कोई एक नदी इसके अंदर मिल जाती है, छोटी सी नदी है ये। तो ये तो हो गई इसकी सहायक नदी और ये हो गई मुख्य नदी। हम इसको समझ सकते हैं, आपको ऐसे समझना, ये तो है मुख्य नदी जिसको आप मेन रिवर कह सकते हैं, ये मुख्य नदी, और ये है सहायक नदी। सहायक नदी, ये मुख्य नदी बह रही है और ये इसके दक्षिण से आके इसके अंदर मिल गई। अब नदियां और उसकी सहायक नदियां, अगर हम सिंधु नदी की बात करें, आपको मैप में नजर आ रहा है सिंधु नदी, और सिंधु नदी जो मुख्य नदी है इसकी 5 सहायक नदियों का वर्णन है जो सिंधु के अंदर आकर के मिलती है। मैप में देखिए आपको नजर आ रहा है सिंधु नदी और उसकी जो सहायक। अब उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम हम इसका देखेंगे। उत्तर से दक्षिण में देखिए, सबसे पहले झेलम पहली नदी, पहली इसकी सहायक नदी झेलम। उसके बाद में जो दूसरी नदी है वो है चिनाब। उसके बाद में झेलम चिनाब के बाद में तीसरी नदी आपको नजर आ रही है दोस्तों, रावी नदी। झेलम चिनाब रावी, इसका क्रम आपको ध्यान रखना है। चौथी है यहां पर व्यास, और अंत में आपको नजर आ रही है सतलज। ये सिंधु की सहायक नदियां हैं और इनका जो उत्तर से दक्षिण का क्रम है वो आपको ध्यान में रखना है। क्रम कौन सा है? उत्तर से शुरू करना है दक्षिण की तरफ। मैप आपकी किताब में भी दिया हुआ है, यहां पर भी है, आप इसको देख सकते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। थोड़ा सा और आगे बढ़ाने का मतलब है, जब टॉपिक चल ही रहा है और नदियों की बात चल गई है, तो यहां पर मैं इसके जो वैदिक नाम है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। जो वैदिक नाम, यानी जो वेदों में, खास करके ऋग्वेद में जो इनके नाम लिए गए हैं उनका मैं यह जिक्र करना चाहूंगा। तो झेलम है, उसके लिए नाम है वितस्ता, ये इसका पौराणिक नाम है। याद रखना दोस्तों, चूंकि नदियों की बात चली इसलिए मैंने यहां पर इसको बताना उचित समझा। जो झेलम है उसका पौराणिक नाम है वितस्ता नदी। जो चिनाब है उसका नाम है अस्कनी या अस्किनी। झेलम वितस्ता, चिनाब अस्किनी। रावी, उसके लिए पौराणिक नाम है परुष्णी। परुष्णी नदी के किनारे एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था वैदिक काल का। जब वैदिक काल पढ़ूंगा तो मैं आपको बताऊंगा। व्यास, इसके लिए शब्द है विपाशा, और सतलज के लिए नाम है शतुद्री। तो आशा करता हूं मेरे 6th क्लास के मेरे जो छोटे छोटे दोस्त हैं, जो अभी अभी मेरे से जुड़े हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं, नदियों के पौराणिक नाम जरूर याद कर लेंगे। अगर आप याद करेंगे मुझे बहुत खुशी होगी। जो मैं आपको देना चाह रहा हूं मैं आपको दे पाऊंगा। सहायक नदियां किसकी है? सिंधु नदी की। इनके जो पौराणिक नाम हैं वो आप देखिए, झेलम को वितस्ता, चिनाब को अस्किनी, रावी को परुष्णी, व्यास को विपाशा, सतलुज को शतुद्री। इनका ये क्रम है उत्तर से दक्षिण। आप इनका उत्तर से दक्षिण क्रम याद रखें, बहुत काम आएगा आगे जाकर। अभी हमने क्या देखा कि सहायक नदी किसे कहते हैं। तो सहायक नदी वह नदी जो अपना जो जल है वो किसी बड़ी नदी या मुख्य नदी में, तो यहां पर मुख्य नदी कौन सी हो गई? सिंधु नदी। और ये पांचों अपना नदी, ये जो जल है वो सिंधु नदी के अंदर उड़ेलती है। इसके अलावा जो दूसरा जो नाम दिया है वो दिया है गंगा नदी। तो गंगा नदी जो कि बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती, और जो सिंधु नदी है वो इस तरफ अरब सागर की ओर आती है। गंगा नदी की जो एक सोन नदी वो इसकी सहायक नदी है। गंगा की जो एक सहायक नदी है उसका नाम दिया है मित्रों सोन नदी। तो इसको आप देखेंगे, ये सोन किसकी सहायक नदी है? गंगा की।
गंगा की बहुत सारी सहायक नदियां, जैसे यमुना है, फिर आपका सोन है, गंडक है, लेकिन यहां पर हम इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अब देखिए, जो पहले हमने 3 स्थान पढ़े थे, चाहे वो नर्मदा नदी के किनारे हो, चाहे गारो की पहाड़ियां हो, या विंध्याचल पर्वतमाला के आसपास का क्षेत्र हो, वो आरंभिक मानव था। ये जो मानव था वो उससे थोड़ा एडवांस था, ये व्यापार भी करता था। हमने देखो जब चैप्टर शुरू किया था, हमने बहुत सारे लोगों की श्रेणियां थी, जो आरंभिक मानव है, पशुपालक है, फिर खेती करना सीखा, ये इससे एडवांस था थोड़ा। और यहां गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे जो आरंभिक नगर विकसित हुए, जिसमें से एक नगर का नाम आता है मगध। मगध क्या है? वो आरंभिक नगर था, आरंभिक नगर और शक्तिशाली था। जब महाजनपद काल आता है तो मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन करके उभरता है। तो आरंभिक नगरों का जो विकास हुआ वो कहां हुआ? जो शक्तिशाली नगर बने वो गंगा और सिंधु के सहायक नदियों के किनारे। तो यहां पर आपको मगध का नाम याद रखना है, आरंभिक नगर मगध। लिखिए इसको, सहायक नदी, सिंधु की सहायक नदियां, उसके पौराणिक नाम गंगा सोन नदी, आरंभिक नगर मगध। इसको लिखिए, फिर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं।